नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की बीजेपी की कोशिशें एक के बाद एक नाकाम होती जा रही हैं। आपने देखा कि झारखंड में मात मिली, उसके बाद चंडीगढ़ में धांधली से मिली जीत की पोल खुल गई और अब हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। राज्यसभा की एक सीट तो बीजेपी को क्रॉस वोटिंग से हिमाचल प्रदेश में मिल गई, लेकिन उसकी धांधली का खेल इससे आगे नहीं चल पाया और अब कांग्रेस के उन 6 विधायकों को भी स्पीकर ने यानी विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया है, जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया था। आज कांग्रेस ने, ये जो आप देखिए तस्वीर, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज नोटिफिकेशन जारी करके इन 6 विधायकों को, जो जिन विधानसभा के वो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 6 के 6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, इनको अयोग्य घोषित कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके बाद सबसे बड़ी बात की, जो 3 यहां पर ऑब्जर्वर गए थे, आप देखिए डीके शिव कुमार दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दे रहे हैं। उधर बगल में आप देखिए तो प्रतिभा सिंह दिखाई दे रही हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सुक्खू दिखाई दे ही रहे हैं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। ये तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं, वहां के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सब यहां, और फाइनली इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकजुटता की तस्वीर यहां दिखाने की कोशिश हुई है। जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सुक्खू को सुनते हैं, सुनिए। सुक्खू साहब, अब जब सब कुछ सही हो गया है, क्या कहेंगे सर? आप क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे ना। सुक्खू साहब बोले, क्या प्रॉमिस किया गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है सर, क्या कहेंगे आप? राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहां से ये न्यूज आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाईकमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी, ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किस मेजॉरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई, पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। सीआरपीएफ आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने, और उसके बाद देखिए हमने सिर्फ 15 विधायक को निष्कासित किया जो उनका मिसबिहेवियर था, मार्शल के साथ उन्होंने बदतमीजी की। फिर उसके बाद स्पीकर का फैसला था, हमने रेजोल्यूशन मूव किया, स्पीकर ने स्वीकार किया। उसके बाद जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था। और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। वो क्यों नहीं आए? उनको डर था, क्योंकि वो चुरा कर विधायक लेकर अभी भी हरियाणा में ठहरे हुए। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई है, हमने लोगों की समस्याओं का जब से निपटारा करना शुरू किया है, ये लोग किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र से कांग्रेस की सरकार को गिराने का दायित्व कर रहे हैं। मैं आज फिर भी कहता हूं, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है,
जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रकार का जनता जवाब देगी। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। बूढ़ा साहब, मेरा सवाल रह गया, आप यहाँ आए थे बातचीत कर। तो आप सुन रहे थे यहां सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और आपको बता दो दोस्तों कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर छाए हुए संकट के हालात संभालने के लिए पहुंचे थे। और इसके बाद भी शिवकुमार से पत्रकारों ने जब सवाल किए कि क्या सरकार को कोई खतरा है, तो उनका दो टूक जवाब था कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, यानी ऑल इज वेल। सुनिए जरा। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs. Udaji is speaking. Everybody is speaking. There is no problem in the government. तो ऑल इज वेल, कांग्रेस में तो सब ऑल इज वेल है, लेकिन क्या बीजेपी में भी सब कुछ ठीक है? क्या एक के बाद एक चालें विफल होने का ही नतीजा है कि मोदी कभी समुद्र तल में जाकर पूजा कर रहे हैं तो कभी दक्षिण भारत में खाता खोलने का जुगाड़ कर रहे हैं? मोदी इस बार तो 400 पार सीटें लाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर देश के लोग उनकी किस बात पर भरोसा करके 400 से अधिक सीटें उन्हें देंगे। बीजेपी जिस तरह दूसरे दलों को तोड़ रही है और जो टूट नहीं रहे हैं उस पर जांच एजेंसियों का दबाव बना रही है बीजेपी, उसे देखकर तो यही लगता है कि खुद मोदी या बीजेपी को इस बात का यकीन नहीं है कि जनता उन पर भरोसा कर रही है। इसीलिए 400 पार सीटें केवल माहौल बनाने के लिए किया जा रहा दावा दिखाई दे रहा है दोस्तों, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बीजेपी की ताकत को कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया के बाकी दलों से भी चुनौती मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 8 समन भेजे हैं, लेकिन वो कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं आज अखिलेश यादव, आप जानते हैं अखिलेश यादव को, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुखिया हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव को भी सीबीआई ने दिल्ली समन किया। जी हां, दिल्ली समन किया, लखनऊ नहीं, दिल्ली समन किया। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि आप अगर चाहते हैं तो यहां पर पूछताछ कर लीजिए, मैं आपकी जांच में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ साथ यह भी है कि अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपसे रूबरू चर्चा करूं तो उसके लिए वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है। इस मसले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है और भी जरा सुन लेते हैं। सुनिए जरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सीबीआई का समन आया था, कहा जा रहा है कि आपने पेशकश की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा पेश होने की। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। एमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 सीटें मांगी उन्होंने, वरना अगर ऐसा नहीं होगा गठबंधन में तो कुछ चुनाव लड़ेंगे। तो कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। तो बातचीत हुई थी आपकी? मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़ी, इसीलिए तो जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है, ये यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि हिमाचल की तरह बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश में भी खासकर सेंधमारी करवाई थी, जिसका मकसद अखिलेश को कमजोर करना ही था। और अखिलेश को कमजोर करने का मतलब था कि इंडिया गठबंधन को आज की तारीख में कमजोर करें। लेकिन अखिलेश यादव भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी निकले। उन्होंने बता दिया कि तीसरी सीट हारकर भी अखिलेश यादव ने अपनी जीत यहां दर्ज करा ली है, क्योंकि अब अखिलेश यादव को पता है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। इधर आज इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर यानी सीटों के बंटवारे पर आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में भी शिवसेना और एनसीपी के साथ बैठक कर ली है और जल्दी ही पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वो बीजेपी वाले एनडीए को कैसे चुनौती दे रहा है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर वहां चुनाव लड़ रही है। देश की मौजूदा सियासी तस्वीर बता रही है कि बीजेपी के लिए अब ऑल इज वेल वाले हालात नहीं रह गए हैं। वहीं किसान जो हैं
आप जानते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान आंदोलन की चुनौती भी अभी बरकरार है इस देश में मोदी सरकार के सामने। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए शुभकरण सिंह को आज आखिरकार अंतिम विदाई दे दी गई है और अब सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप जानते हैं ये दोनों कांग्रेस के पुराने साथी, पुराने कांग्रेसी जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वो भी किसानों के हक में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पंजाब के नेता जानते हैं कि किसानों को नाराज करना उन्हें आगामी चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या 400 पार यानी 400 सीटें जीतने का ख्वाब देखने वाले नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिर चुके हैं। क्या लोकसभा चुनावों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है जिससे इंडिया गठबंधन के आगे पस्त दिख रही है बीजेपी। ये तमाम बातें, तमाम सवाल यहां पर आपके सामने हम रख रहे हैं और इनसे धीरे धीरे पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गर्ग साहब आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी आपका स्वागत है। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। प्रशांत टंडन जी आपका स्वागत करता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी स्वागत करता हूं। आप तमाम साथियों, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं गर्ग साहब, आज आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत कुछ इस बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पे एक घटनाक्रम। रोज सुबह आज ये सोच के सोता हूं कि कल इस खबर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक दूसरी खबर सामने आ जाती है और उसमें कल परसों का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और वहां से एक हौसला अफजाई ऐसी खासकर बीजेपी की कि सरकार गिराने चली थी बीजेपी, या हो सकता है प्लान भी हो। लेकिन आप देखिए एक पे एक, चाहे वो झारखंड का मसला हो, चाहे वो चंडीगढ़ का मसला हो, या अब चंडीगढ़ के पड़ोस का राज्य हिमाचल प्रदेश का मसला हो, हर जगह बीजेपी मुंह की खाती हुई दिखाई दे रही है। और यहां से जरा उस तस्वीर को साफ करना हम चाहेंगे आपके जरिए, जहां से लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल अपने दरवाजे पर खड़ा है। कल से मार्च का महीना शुरू हो रहा है और 13 या 14 तारीख को या 12 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाएगी जैसी खबर आ रही है। उस लिहाज से भी देखा जाए तो क्या लगता है, यहां से तस्वीरें साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां से क्या इंडिया गठबंधन की उतनी चुनौती सामने आ चुकी है बीजेपी के सामने, जिसके कारण बीजेपी बार बार कई अलग अलग चुनौतियां तो पेश करने की कोशिश कर रही है जो हमेशा करती आई है, लेकिन वहां फंसती हुई नजर आ रही है। गर्ग साहब देखिए राजीव जी, मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां और बढ़ गई हैं। वो थोड़ा सा इतना आक्रामक हो गए हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि इन्होंने एक के बाद एक मोर्चा खोल रखा है। अगर आप देखें कि कौन सा मोर्चा ऐसा छोड़ा है कि जहां इंडिया अलायंस के लोग लगातार एक बचाव की मुद्रा में डालने की कोशिश है। आपने देखा कि असम में कांग्रेस के लोगों का डिफेक्शन करवाया जा रहा है। कर्नाटक में दबाव बना के रखा गया है जो मंदिरों का मामला है उसको लेकर। प्रधानमंत्री ने दक्षिण में, केरल में और तमिलनाडु में प्रेशर बना के रखा है। बंगाल में आपने देखा कि संदेश खाली का मामला, प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं वहां बंगाल में। हिमाचल का मामला अभी सुलझा नहीं है, क्या करवट लेगा। हालांकि ये कॉन्फिडेंट हैं, सुक्खू साहब भी कॉन्फिडेंट हैं और डीके शिव कुमार भी कॉन्फिडेंट हैं। ये बड़ी हार होगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ के बाद, चंडीगढ़ का जो फियास्को हुआ, झारखंड का जो फियास्को हुआ, उसके बाद ये हिमाचल का मामला बहुत ही बूमरैंग कर गया है। ये लोग, राजीव जी, जो इंडिया अलायंस है उसको बहुत ही आक्रामक तरीके से अब पेश आना होगा। आप देख रहे हैं ना, मेरी बात यह है कि अखिलेश पर सीबीआई लगा दी उन्होंने तुरंत। केजरीवाल
पर ईडी का प्रेशर कायम है। ममता बनर्जी दबाव में बुरी तरह हैं वहां संदेश खाली को लेकर। वहां वो उसको अरेस्ट कर लिया है और उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जो मेन कल्प्रिट है उसको तमिल इन्होंने टीएमसी ने एक साथ 50 मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए पर या इंडिया अलायंस पर दबाव बना के रखा है। लगातार आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस को बचाव की मुद्रा में उन्होंने खड़ा करने की कोशिश कर रखी है जी। कि वो और कुछ नहीं कर पाए, केवल अपने बचाव में रहें। मुझे लगता है कि ये जो सरकार है ये बहुत ही जिस स्तर की राजनीति पर उतर आई है, वो राजनीति हम चूंकि लोकतंत्र की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संसदीय प्रजातंत्र की बात करते हैं, इनका कोई यकीन नहीं है उन चीजों में। ये रिटेलिएट करेंगे, अब हिमाचल में भी रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि हिमाचल में की राजनीति में जैसा कि चर्चा में है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के इंटरेस्ट हैं उसमें, इस सरकार को हटाने में। सीमेंट की बोरियों का इशू है, एप्पल का है, ट्रांसपोर्ट का है। स्टेक्स बहुत बड़े हैं वहां हिमाचल में। तो और हिमाचल और चंडीगढ़ का जो और पंजाब का भी, तीनों जगह का जो असर होगा वो हरियाणा पर होने वाला है। बिल्कुल। तो ये हरियाणा की जो 10 सीटें हैं वो बहुत इस समय किसानों के आंदोलन के कारण खतरे में है। तो ये जो सरकार है, मैं आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं ये मानता हूं, आप जो एक चर्चा है कि ये बीजेपी बचाव की मुद्रा में है, मैं नहीं मानता। मैं ये मान रहा हूं कि वो डरी हुई है और अपने डर को उसने आक्रामकता में बदल दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। और वो आक्रामकता ऐसी है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम सत्ता नहीं छोड़ने वाले हैं। राज्यसभा में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया आपने देखा जी। कर्नाटक में असफल कर दिया गया। मतलब बीजेपी के लोग इंडिया अलायंस के साथ उन्होंने वोटिंग की। तो दक्षिण भारत में ये कुछ नहीं कर पाएंगे, न केरल में, न तमिलनाडु में, न ये जो कर्नाटक में हुआ है राज्यसभा के चुनाव को लेकर, जो कुछ नहीं कर पाए और जो कांग्रेस को वहां जीत मिली है, उसका संकेत यह है कि वहां 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे में है। वहां 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जी। और जेडीएस का कैंडिडेट हारा है। मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी वहां चीज चल रही है। तो यही स्थिति आंध्र में, तेलंगाना में, सब जगह है, एक साथ है। मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत हूं, थोड़ा असहमत हूं कि ये जो लोग हैं, डीके शिव कुमार हैं, इनको जिस काम में अभी लगना चाहिए चुनाव की तैयारियों में, ये ट्रबल शूटिंग में लगे हुए हैं। इन्होंने इंडिया अलायंस के नेताओं को मतलब फायर फाइटिंग के काम में एंगेज कर दिया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी खुद जो है चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। तो मुझे एक जो फीलिंग है वो ये है कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो एक नए किस्म की स्ट्रेटेजी उनको बनानी पड़ेगी तुरंत प्रभाव से। और वो मतलब क्या राहुल गांधी अब अफोर्ड कर पाएंगे दिल्ली से बाहर रह के यात्राओं में रहना? क्योंकि ये राहुल की एब्सेंस का फायदा दिल्ली में उठाया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में मतलब जैसे वेणुगोपाल को केरल में होना चाहिए, पर वो राहुल गांधी के साथ लगे हुए हैं जी। केरल में वायनाड में आप बताइए, डी राजा की वाइफ को खड़ा कर दिया है सीपीआई ने। और प्रधानमंत्री वहां जाके कहते हैं कि इंडिया अलायंस के लोग बाहर तो दोस्त हैं पर केरल में दुश्मन हैं।
जो कि वो मतलब एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि सीपीआई अगर वायनाड में राहुल के खिलाफ लड़ रहा है तो क्या मैसेज जा रहा है। तो वेणुगोपाल को इस समय कहां होना चाहिए, राहुल के साथ होना चाहिए कि केरल में होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इस समय चर्चा में हैं और मैं थोड़ा सा एक जो इनकी आप देखिएगा कि अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता और बढ़ने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर है कि ये महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो सीटों का समझौता हो गया महाराष्ट्र में, जो उन्होंने पटोले ने आज कहा कि हमारा समझौता हो गया, 39 सीटों का तो पहले ही हो चुका था। बिल्कुल। अब जो 5-6 सीटें और बची हैं 48 में से 7-8 सीटें, उनका भी हो जाएगा। बहुत बड़े सेटबैक की तैयारी में है बीजेपी को लगेगा, पर ये तभी लग पाएगा जबकि ग्राउंड लेवल। आपने देखा ये अमित शाह ने मध्य प्रदेश में खुलेआम कहा कि बीजेपी वर्कर से कि आप कांग्रेस के लोगों को तोड़कर हमारी अपनी पार्टी में लेके आइए। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों से तोड़ के लाइए। आप सोचिए तो सही कि ये क्या रहे हैं। ये इंडिया अलायंस को अलग तरीके से कमजोर कर रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर बूथ पे आपका इंडिया अलायंस का वर्कर रहेगा ही नहीं और सरकार का पूरा प्रशासन इनके हाथ में रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी चीजें बदल सकते हैं, क्योंकि इनके लिए इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना बहुत अहम हो गया है। मैं जो कंक्लूजन है मेरा वो ये कि इंडिया अलायंस को अब अपनी आक्रामकता नए किस्म से पैदा करनी होगी, ये मेरा कहना है। और वो फील्ड की आक्रामकता की तरफ मेरा इशारा है। मतलब जो रैलियों की आक्रामकता है वो अपनी जगह है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब उस सपोर्ट को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आक्रामकता जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और फील्ड में जैसे हम देख रहे हैं कि एक तरफ बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव फील्ड में हैं, राहुल गांधी लगातार फील्ड में हैं। अभी एक ब्रेक के बाद फिर से 2 तारीख से परसों से वो फील्ड में रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी फील्ड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी को अगर देखा जाए तो। और उधर अगर दक्षिण जाएं तो स्टालिन फील्ड में नजर आते हैं। इधर केजरीवाल जो हैं बार बार समन के बाद भी अपने लोगों को मोबिलाइज करने में लगे हुए हैं। लेकिन और भी, क्योंकि यहां जो दूसरा पक्ष है, सत्ता पक्ष है, वो बहुत मजबूत है और किसी भी ढंग से 43 सीट्स वाली सरकार के लिए, यानी हिमाचल प्रदेश की 43 सीट्स वाली सरकार कांग्रेस की, वो अपने एक राज्यसभा के सदस्य को नहीं जिता पाई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकत के साथ बीजेपी मैदान में है और उस ताकत को चुनौती उससे ज्यादा ताकत के साथ यहां पर देनी होगी, जो बात यहां गर्ग साहब कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा इधर से अब तस्वीर को और थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत क्लियर एक तस्वीर यहां रखी है। जरा प्रेम कुमार जी आपसे समझूं कि आपको क्या कुछ दिखाई देता है। चूंकि अब सामने लोकसभा है, इसलिए लोकसभा की तस्वीर कैसे धीरे धीरे साफ हो रही है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, और जिसमें ये तमाम घटनाक्रम को ला रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो आज अखिलेश यादव ने सीबीआई को 2 टूक कह दिया है। अपनी बातें साफ साफ कही हैं कि 5 साल तक आप चुप बैठे रहे, आपने कोई नोटिस नहीं भेजा। अब चूंकि चुनाव सिर पे है तो आप नोटिस भेज रहे हैं। उसके अलावा यह भी कि मैं वहां उपस्थित दिल्ली नहीं आ सकता हूं, आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आ सकता हूं। और ये तमाम बातें आप जैसी भी मेरे से मदद चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। इतना तो यह दिखाई दे रहा है प्रेम कुमार जी कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या प्रेम कुमार जी अखिलेश यादव हों, ऐसे तमाम नेता कम से कम ऐसी जांच एजेंसियों के सामने अपनी बात रख तो रहे हैं। और यहां से जो मजबूती है, क्या यह इंडिविजुअल मजबूती हो सकती है या यह मजबूती इंडिया गठबंधन की है? जरा यहां से वो तस्वीर जो साफ करने वाली बात है उधर बढ़ने की कोशिश कीजिए।
जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, ये लोग जो भी जवाब दे रहे हैं जांच एजेंसियों को, वास्तव में ये रक्षात्मक ही है, अपने आप को उलझा ही रहे हैं। चुनाव को देखते हुए होना ये चाहिए था कि पॉलिटिकल मैसेज जो है इसका वो देने की कोशिश करते। इससे पॉलिटिकल मैसेज नहीं जा रहा है। पॉलिटिकल मैसेज अरविंद केजरीवाल दे रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, समन नहीं लेंगे, जबकि अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं इससे पॉलिटिकल मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये करने की जरूरत है कि हम जनता से बात करेंगे ना। समन अमी को क्यों आएगा भाई, समन दूसरे को क्यों नहीं आ रहा है? एक के बाद एक हम पूरी क्रोनोलॉजी समझानी चाहिए कि कैसे कैसे आ रहा है। हर स्टेट में जो कोई भी फाइटर है अपोजिशन में उसके पास में जा रहा है। हर उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के पास जा रहा है, कर्नाटक में डीके शिव कुमार के पास जाता है, इधर अखिलेश यादव के पास जाता है, बिहार में तेजस्वी के पास जाता है। कोई स्टेट नहीं है जहां नहीं जा रहा है। राजस्थान में भी गहलोत जी के फैमिली में जा रहा है। ये सारी चीजें हैं, बताने की जरूरत पड़ेगी। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे कि अब जवाब दे करके उसको पब्लिक को बताएंगे हमने ये जवाब दे दिया, हमने, हमारा वकील जवाब देगा जो देना होगा। हम तो पॉलिटिकल बोलेंगे, ये चीज रखना पड़ेगा और पॉलिटिकल संदेश देने की जरूरत है। दूसरी बात है कि इसमें कोई असहमति नहीं है जो श्रवण गर्ग सर बोल रहे हैं कि रक्षात्मक कर दिया गया है, और इसको रक्षात्मक से आक्रामक रूप में या उस लेवल पर अचीव करना तो अभी बहुत दूर की बात लग रही है। लेकिन वो मैच करने के लिए कम से कम इंडिया बोल के खड़ा तो हो। इंडिया की मीटिंग हुए कितना समय हो गया, इंडिया की रैली क्यों नहीं हो रही? बिहार में 3 मार्च को रैली है, लेकिन वो इंडिया की रैली नहीं है, वो महागठबंधन की रैली है। अब समझ लीजिए, आप इसको जितना भी ढकने का प्रयास कीजिए वो ढकेगा नहीं, वो खुल्लम खुल्ला महागठबंधन की रैली है। इंडिया की रैली वहां होगी कि नहीं होगी ये करना पड़ेगा। तो ये कमियां हैं। दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इंडिया गठबंधन थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हुआ है। बीते दिनों जो घटनाएं घटी उसके बाद हम कह सकते हैं अपोजिशन ज्यादा एकजुट हुआ है। आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो गया, महाराष्ट्र में समझौता होता दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में हो चुका है, बिहार में हो चुका है। मोटे तौर पर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के मामले में तैयार बैठा है, और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही। प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ते हैं जैसे ही, लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, आप यहां कहां से कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात यहां रखना भी जरूरी है, 2024 का चुनाव सिर पे है। प्रेम कुमार जी, जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि सीट शेयरिंग में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे है, बीजेपी से आगे है। अब साइकोलॉजिकली थोड़ा सा लीड लेने की कोशिश में बीजेपी ये करने वाली है, आज उनकी बैठक भी चल रही है चुनाव समिति की, कि अपने बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी और कहेगी कि हम सीट या उम्मीदवार देने में हम आगे हैं। वो अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश कर रही, जबकि इंडिया ऑलरेडी आगे हो चुका है। तो अब इंडिया को इसको शोकेस भी करना पड़ेगा कि देखो एनडीए के का गठबंधन नहीं हुआ, हमारा गठबंधन हुआ। तो जो ये मजबूत पॉइंट है इंडिया के पास में, उसको बताने के लिए एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा वक्तव्य, साझा तो प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, साझा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। क्यों कांग्रेस के का चलेगा, क्यों आरजेडी का चलेगा? साझा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए। ये सारी कमियां दिख रही हैं और चुनाव नजदीक है। इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि लोकसभा की तस्वीर इस बार इसलिए साफ नजर आ रही है क्योंकि जनता बदलाव के मूड में, नेता चाहे न चाहे, हम तो बार बार कह रहे हैं कि नेता का कोई मतलब नहीं है, नेता तो मजबूर होकर के आ रहे हैं, गठबंधन में इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखिए जयंत चौधरी की हालत खराब है, उनको अपना 9 एमएलए उन्होंने लुटा दिया राज्यसभा चुनाव में, अपना साथी अखिलेश यादव जैसा गंवा दिया उन्होंने चुनाव में। बदले में मिला क्या? बदले में कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिली, जैसा कि वादा किया गया था, खत्म हो गया चुनाव।
लोकसभा में जो 4 सीट लेके क्या करेंगे वो, ये सोच रहे हैं। और मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इतनी जिल्लत, इतनी जलालत जो उनकी हो रही है, ये चौधरी चरण सिंह का जो अपमान हो रहा है, इसको जनता भी फील कर रही है, खुद जयंत सिंह भी फील कर रहे हैं। तो ये बेचैनी ऐसा नहीं है कि बीजेपी से इनको जोड़ कर रखेगी, इसका भी असर पड़ेगा। इसी तरह के हालात हैं। आप जो गठबंधन में देखिए, ये उत्तर प्रदेश में अभी भी संभावनाएं बाकी हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा सकता है और मजबूत। तो ये इन चीजों पर काम करने की जरूरत है आज भी। ये जनता चाह रही है बदलाव, जनता एजिटेशन में हेजिटेशन नहीं दिखा रही, खुल करके एजिटेशन कर रही है। नेतृत्व जो है वही उन्हीं में जो कमी है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो जनता का आक्रोश है उसको मैनेज कर रही है बीजेपी अलग अलग तरीकों से। आज देखिए दक्षिण में एक अलग बहस छेड़ दी कि तमिलनाडु सरकार ने जो विज्ञापन दिया है उसमें चाइना का झंडा लगा हुआ है। अब सफाई देते रहिए लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन उलझा दिया। इसी तरह की चीजों में वो उलझाएंगे तो इनसे लड़ने का तो एक होगा ना। क्यों अब ऐसा तो नहीं है कि डीएमके अकेले लड़ेगी, लड़ना तो इंडिया को पड़ेगा कि उसमें मामला क्या है, इसका जवाब क्या है, नहीं तो पूरे देश में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान जिंदाबाद वाला नैरेटिव सेट कर दिया जो कि गलत फैक्ट पर आधारित है, फैक्ट चेक आ चुका है, लेकिन अभी सरकार ने उसकी जांच का आदेश दिया है फॉरेंसिक लैब में। अभी जब फॉरेंसिक लैब में आएगा तब आएगा, यहाँ तो फैक्ट चेक सामने है कि उस बोला ही नहीं, फिजिकली लोग वहां मौजूद हैं, उन्होंने सुना कि बोला ही नहीं। तो इस पर यहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी कि फॉरेंसिक से रिपोर्ट आएगा तब हम जवाब देंगे। कुमार जी, क्या यहाँ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है क्या? क्योंकि देखिए सवाल ये भी उठता है और जब बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन की जब बात हो रही है तो इंडिया गठबंधन का ही एक दल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने अपने 4 कैंडिडेट्स की घोषणा पहले कर दी। घोषणा में भी तो इंडिया गठबंधन का एक दल जो है वो आगे दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज, सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम बातें होती थी, सीट शेयरिंग में भी इंडिया गठबंधन आगे है। एनडीए कहाँ है सीट शेयरिंग में? अभी तक कोई सामने कुछ नहीं है। हाँ, आपकी एक बात से जरूर सहमत हूं कि बीजेपी अपने आप में 303 सीटों के साथ गठबंधन में ना भी रहे, गठबंधन तो सरकार में है, और वैसे में पूरी की पूरी चुनौती आपको पेश करनी है बीजेपी के सामने, क्योंकि एनडीए में और कोई दूसरा घटक दल उतना मजबूत है नहीं। बिहार में आप नीतीश कुमार को लेके आए, लेकिन नीतीश कुमार अब तब की स्थिति में है। वहां अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं। बिहार में 2-3 दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है उसकी तस्वीर भी हम आप सबके सामने रखेंगे। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि 6 दिनों के लिए नीतीश कुमार जो है वो विदेश जा रहे हैं 4 तारीख से। 6 दिनों के लगभग सप्ताह भर के लिए विदेश जा रहे हैं। तो यानी 4 तारीख से पहले बिहार में बहुत कुछ हो सकता है, ये भी खबर आ रही है। तो बिहार की बात कर लें, अकाली दल इनके साथ है नहीं। एक महाराष्ट्र बचता है जहां तोड़फोड़ करके आपने शिवसेना से शिंदे साहब को, उधर अजीत पवार को आप अपनी तरफ ले लिए। इसके बाद इनके पास है कौन? तो एनडीए अपने आप में एनडीए है नहीं। जी प्रेम कुमार जी। नीतीश कुमार जो विदेश जा रहे हैं, उसी बीच में प्रधानमंत्री जी ने बिहार का दौरा लगाया है और इस दौरे में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे अपने इस प्रोग्राम के कारण। तो ये स्ट्रेटेजिक एब्सेंट है। आमतौर पर नीतीश कुमार इस तरह के स्ट्रेटेजिक एब्सेंट जो है करते हैं। राहुल गांधी के साथ भी आपने देखा होगा, उन्होंने एक दूसरा प्रोग्राम ले लिया था, उनका इतिहास रहा है। तो ये आप जो बता रहे हैं कि बिहार में और भी कुछ हो सकता है, उसके लक्षण दिख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आता हूं, लेकिन बहुत शानदार बातें हो रही हैं। गर्ग साहब ने पहले अपनी बात और उसके बाद आप रख रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां हो रही हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी समझूं कैसे आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। जो लोकसभा की तस्वीर है उसमें दोनों पक्ष, इंडिया गठबंधन और बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण पक्ष यहां यह है कि बीजेपी पिछले महीने भर से 2 महीने में जितनी भी चालें चलने की कोशिश की हैं, कहीं ना कहीं भले उसमें यह जरूर लगे कि हां गठबंधन के लोग या खासकर कांग्रेस के लोग उसमें व्यस्त जरूर हैं,
और जो गर्ग साहब कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एक उलझाने वाली रणनीति भी अपनाई जा रही है, जहां इंडिया गठबंधन के लोग, उनके नेता उस उलझन को सुलझाने में लगे रहें और हम धरातल पे काम करते जाएं। और उसकी बानगी आपके ही मध्य प्रदेश से दिखाई देती है, जहां अमित शाह जाके बोलते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लेके आ जाओ। यह छोटी मोटी बात नहीं है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, जिस तरीके से झारखंड में और फिर हिमाचल में बीजेपी की चाल नाकाम हुई है, उसमें बीजेपी के सामने अब आत्मरक्षात्मक होना पड़ रहा है। यही उसकी मजबूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 400 पार का लक्ष्य हमें करना है और जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मैं खुश हूं, हमें अंदाज नहीं था मोदी की गारंटी को इतना अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। तो ये कहां प्रतिसाद मिल रहा है? केरल में मिल रहा है क्या? तमिलनाडु में मिल रहा है क्या? महाराष्ट्र में मिल रहा है क्या? तेलंगाना में मिल रहा है? कर्नाटक में मिल रहा है? कहां मिल रहा है प्रतिसाद? लेकिन मोदी जी जो है मुख्य प्रचारक हैं बीजेपी के, और वो जानते हैं कि उन्हें अपनी बात कहते ही रहना है कि बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, मोदी की गारंटी को बहुत अच्छा विश्वास दिया लोगों ने। ये बात कह के वे उन लोगों को, उन मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के इलाके में ही है। देखिए, विज्ञापन की दुनिया का एक बहुत बड़ा फार्मूला है कि जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होता है वो भी अपना विज्ञापन करता है। वो इसलिए करता है कि अपने जो ग्राहक हैं वो याद करें। अगर एक्स साबुन का विज्ञापन आता है जो बहुत बिकता है, तो एक साबुन ये बताना चाहते कि जो उसके खरीदार हैं उन्हें लगे कि भाई हम ठीक साबुन खरीद रहे हैं। तो इस तरह के प्रचार का महत्व ये कि जो लोग हमारे साथ हैं उन्हें लगे कि वो बिल्कुल सही लोगों के साथ हैं। ये प्रधानमंत्री जी का तरीका है। लेकिन जो 303 सीटों से 370 सीटें लाने की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा फार्मूला बीजेपी के किसी भी नेता ने पेश नहीं किया है, बताया नहीं कि आखिर वो 303 से 370 होगी कैसे, ये 67 सीटें कहां से आएगी। और ऐसा तो नहीं कि बिहार में कम हो जाएगी, महाराष्ट्र में कम हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल में पिछली बार जीते थे वो भी नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में बुरी गत हो सकती है। तो इस बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अपना ही एजेंडा, अपनी ही बात, और वही बात बार बार दोहराना। दूसरी बात है कि जिस तरह का मैनेजमेंट बीजेपी का है, वो बीजेपी बहुत सारे लेयर में काम करती है। एक तरफ तो वो प्रचार में काम करती है, दूसरी तरफ संगठन में काम करती है, और लोगों के बीच बार बार ये कह के, मोदी जी ने भी आज फिर वही बात कही कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अरे भाई, आपका इंडेक्स, आपका पासपोर्ट कमजोर हो गया, आपका विदेशी कर्ज बढ़ गया, लेकिन विदेश में इज्जत बढ़ गई। तो कहाँ इज्जत बढ़ गई, कौन से देश में बढ़ गई, क्या ये बताएंगे? लेकिन कहेंगे पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है और हमारी बहुत इज्जत बढ़ रही है, हमारा जीडीपी बढ़ गया है। जीडीपी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने लोग कार्य कर रहे हैं और इतने टैक्सेस हैं, लेकिन क्या उस आय का समान वितरण हो रहा है? तो ये सारी बातें बीजेपी के प्रचार तंत्र का हिस्सा है, और बीजेपी इस बात को जानती कि इसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं। जब प्रोडक्ट में दम नहीं होता, जब कोई फिल्म आने वाली होती है और फिल्म भंकस रहती है, तो उस फिल्म के लिए बहुत प्रचार किया जाता है। सुबह 6 बजे शो शुरू कर दिया जाता है कि देखिए इतनी महान फिल्म है, इसका टिकट बाद में नहीं मिलेगा, सुबह 6 बजे जाकर देखिए। तो यही बीजेपी की प्रचार करने की शैली है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने मैसेज दिया अपने 6 विधायकों को निष्कासित करके, और तो वो सीटें खाली भी घोषित कर दी गई हैं अभी अभी। यानी उन 6 लोगों के जरिए कांग्रेस पार्टी ने यह सख्त मैसेज दे दिया है कि लोकसभा चुनाव सामने है। कांग्रेस पार्टी संगठन के स्तर पर बहुत जड़ है, और वो कोई भी न्यूसेंस, कोई भी चोरी, किसी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, जेब कटी की वारदात स्वीकार नहीं करेगी। तो यह मैसेज बहुत खुल के दे दिया गया है। और अभी 6 महीने के लिए तो हिमाचल प्रदेश में कुछ होना नहीं है। अब बीजेपी करती रहे जो करती रहे 6 महीने, लेकिन ये बात तय है कि अब लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी इस महीने होने वाली है, मार्च में कब होगी, तो बहुत समय बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बात में बहुत माहिर है कि किस तरह सरकारी तंत्र का,
सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल पार्टी के प्रचार के लिए किया जाए। आप देखेंगे कि लगभग सभी प्रमुख अखबारों में लगातार सरकारी धन से बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और तत्काल जो भी स्थानीय मुख्यमंत्री उनके फोटो, और लगातार कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब करोड़ों रुपए रोज के विज्ञापन इन चीजों में खर्च नहीं हो रहे हैं। तो बीजेपी केवल प्रचार में लगी है। बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है, बस चुनाव का जो संगठन उसका कार्य कर रहा है, संघ के लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए मुझे लगता है बीजेपी के पास फिलहाल कुछ है नहीं। और बीजेपी को डर भी लग रहा है कि जिस 370 की वो बात करती है तो वो 370 उसके पास कहां से आएगी। 22 पार्टियां तो उसके पास ऐसी जिनका कोई भी सांसद नहीं है। केरल में तो बीजेपी लोकसभा क्या विधानसभा में भी खाता नहीं खोल पाती है। तो इस चुनाव में क्या बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम हो जाएगा कि बीजेपी के पास लोग आ जाएंगे। तो ये सीटें आएगी कहां से? बीजेपी ने दावा तो जरूर किया है कि वो बहुत अच्छी सीटें लाएगी, लेकिन दावा पूरा कैसे करेगी उसे खुद भी नहीं। जी, किस राज्य से लेके आएगी, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी ये समझना चाहता हूं कि कैसे इस तस्वीर को साफ होते हुए आप देख रहे हैं, और खासकर इंडिया के सामने जो, या इंडिया को चुनौती देने की जिस कोशिश में बीजेपी लगी हुई है और बार बार मात खाती हुई जा रही है। राम रहीम को हर बार आप जानते हैं कि चुनाव से पहले बाहर पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। आज हाई कोर्ट ने साफ साफ धमकाते हुए अंदाज में कहा है कि आगे से जब भी ऐसा है तो पैरोल देने से पहले कोर्ट से आपको अनुमति लेनी होगी। और लगातार राम रहीम की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। प्रशांत जी, तो ये भी चुनाव से पहले 15 दिन पहले आप राम रहीम को बाहर निकाल रहे हैं। हरियाणा की 10 सीटें हैं, अभी गर साहब बता रहे थे कि उसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है। प्रशांत जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। प्रशांत जी अनम्यूट कर लीजिए। जैसा आप लिख रहे हैं राजीव जी, धीमे धीमे तस्वीर जो है रोज काफी साफ हो रही है, और हिमाचल प्रदेश से तस्वीर काफी साफ हुई है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में से शुरुआत करते हैं पहले, फिर अखिलेश यादव का भी मामला है, तमाम और बातें। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने जो कहा है, मेरे पास तक आते आते फाइल काफी मोटी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो मसला ये है राजीव जी कि हिमाचल प्रदेश में पहली बात तो ये हम लोग समझ लें कि राहुल गांधी और खड़गे साहब की जो टीम वर्क है, जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और जो सिनर्जी है, वो अद्भुत है। और बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे कि मोदी और अमित शाह की बीजेपी में है। तो खड़गे साहब की और राहुल गांधी की जो केमिस्ट्री है, उसने ऑपरेशन लोटस को उल्टा कर दिया। और डीके शिव कुमार को आप सोचिए कि 5 घंटे, 4.5-5 घंटे की फ्लाइट होगी बंगलोर से हिमाचल प्रदेश तक की। उतना दूर डीके शिव कुमार को भेजने क्या मतलब था, जबकि दिल्ली से बड़े बड़े वजनदार नेता जा रहे थे? कोई मतलब था ना। डीके शिव कुमार राहुल गांधी का मैसेज लेके वहां गए थे। वो राहुल गांधी का प्लान जो है वो डीके शिव कुमार के पास था। ये सोफे में धसे हुए जो वहां पे फोटो में दिखाई दे रहे हैं लोग, उनके पास नहीं था राहुल गांधी का प्लान जी। और वो प्लान यही था कि ठीक है कि हमारा एक बड़ा वकील और राज्यसभा का एमपी तो चुनाव जो है वो नहीं निकल पाया, लेकिन आगे का इनका कामयाबी का रास्ता रोक दें। 6 लोगों की मेंबरशिप खत्म कर दी गई, बड़ा फैसला। और अब मोदी जी गारंटी बांट रहे हैं आजकल रोज। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या, और ये एमएलए भी पूछे बीजेपी के लोगों से, अब जो अब एमएलए नहीं रहे, 6 एमएलए, कि वो मोदी जी गारंटी उनको देंगे कि बीजेपी का टिकट मिलेगा उपचुनाव होंगे तो? क्या वो जीत पाएंगे? किस पार्टी का टिकट से खड़े होंगे वो?
तो जी और दूसरी बात कि सरकार पे कोई संकट नहीं है, ये केवल मीडिया और बीजेपी समर्थित मीडिया में प्रचार है केवल, जिसको भी कानून और संविधान और राजनीति की जरा सी भी समझ है, एलिमेंट्री समझ भी है। देखिए, वहां पे हम लोग चर्चा ऑलरेडी कल कर चुके हैं, फिर से मैं दोहरा दूं कि विश्वास प्रस्ताव ही होता है फाइनेंस बिल पर जो मतदान होता है। बिल्कुल। फाइनेंस बिल कल पास हो चुका है। फाइनेंस बिल के पास होने का मतलब है कि 6 महीने तक कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता, जब तक कि कोई बहुत भयंकर वहां पे संवैधानिक संकट न खड़ा हो जाए। जी वो अब होता नजर नहीं आ रहा है। असेंबली एडजर्न हो चुकी है। 10 दिन 12 दिन के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में सरकारें गिराने और विधायक खरीदने के काम में लगेंगे मोदी साहब? ये जरा सोचने वाली बात है। तो इसलिए वो कोई उसमें हो नहीं सकता। अब ये 6 एमएलए जो है, ये बहुत बड़ा सबक है कि अब इस तरीके की कार्रवाई अगले किसी राज्य में होती है तो ये 6 एमएलए की तस्वीर लोगों के दिमाग में आएगी कि ये अभागे हो गए, इनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। हो सकता है क्रॉस वोटिंग के लिए उनको पैसे मिल गए हो। कितना दिन चलेंगे वो पैसे? कितने मकान खरीद लेंगे? कितनी गाड़ियां खरीद लेंगे? इन 6 लोगों का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। अब इस तरीके के प्रयोग और जगह करा के देख लें। तो ये बड़ा स्पष्ट संदेश राहुल गांधी की तरफ से डीके शिव कुमार वहां लेके गए थे। अगर डीके शिव कुमार वहां नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। समझा बुझा के बात गई, बीत गई, कुछ रफू किया जाता मामले को। तो ये तो हिमाचल की कहानी है। अब जहां तक अखिलेश यादव को सीबीआई का सम्मन, जी देखिए, हम थोड़ा मामले की डिटेल में जाएं अगर राजीव जी, वो क्या है? वो माइनर मिनरल्स की हमीरपुर में माइनिंग का केस है जिसमें 11 अभियुक्त हैं, 2012 से 2016 तक के बीच का। उसमें 2012 और 13 के बीच में अखिलेश यादव के पास माइनिंग डिपार्टमेंट था। उसमें अखिलेश यादव एक्यूज नहीं है, सीबीआई ने उनको गवाह के तौर पर बुलाया है, आरोपी नहीं है वो। जी इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए बुलाया है, पहली बात। दूसरी बात, ये माइनर मिनरल्स हमीरपुर कोई राज्यव्यापी, कोई बड़े 4-5 जिलों का मामला नहीं है। हमीरपुर के माइनर मिनरल्स की माइनिंग का मामला है। ये माइनर मिनरल्स क्या है वो भी बता देता हूं। गिट्टी, मोरंग, बालू, मिट्टी, ये है माइनर मिनरल्स। ये बॉक्साइट, आयरन ओर, कोयला नहीं है। तो ये बहुत मामूली मामला है और इसको लेकर ये मीडिया, सीबीआई ने नोटिस भेजा, सीबीआई, जैसे ऐसा मन लग रहा है कि सीबीआई अभी अखिलेश यादव को जीप में बैठा के घसीटते हुए ले आएगी। अरे भाई, कोई कानून का राज है ना, कानून का राज तो चलेगा ना। तो ये मामला बहुत ही मामूली मामला है। अब दूसरी बात की देखिए, जो 300 सीटों का और सब बातें होती हैं, देखिए ये प्रचार है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग प्रचार से प्रभावित नहीं होते। हमारे पास डेटा है, हमारे पास एनालिसिस है, हमारे पास तमाम सारे सूत्रों की बातें हैं। बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट, आरएसएस बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट 200 से 220 सीटों पे मान कर चल रहा है। उससे वो इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उनका इंटरनल असेसमेंट 200 से 220 सीटों का है, बाकी प्रचार है। तो प्रचार में क्या हमको एनालिसिस करनी है। दूसरी बात कि जो मोदी साहब, जो अभी भी देखिए, जो जिन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को हराया, वो भी कांग्रेस से आयातित हैं। केवल आयातित नहीं है, परिवारवादी राजनीतिक भी हैं। उनके पिताजी भी मिनिस्टर थे।
और स्पीकर थे विधानसभा के, हिमाचल विधानसभा के। तो केवल आपने कांग्रेसी नहीं लिया है, परिवारवाद वाला कांग्रेसी लिया है। 77 MP परिवार वो कांग्रेस के हैं, पूर्व कांग्रेसी हैं मोदी साहब की लोकसभा में। आपने बड़े बड़े दिग्गजों को, अभी हमने विधानसभा में देखा, बड़े बड़े दिग्गजों को आपने बैठा दिया, शिवराज सिंह चौहान को, रमन सिंह को, वसुंधरा राजे को। किनको आप लेकर आ रहे हैं पार्टी में? अशोक चौहान को, परिवारवाद, कांग्रेस। वो मिलिंद देवरा कांग्रेस से, वो तो वॉशिंग मशीन का साइज छोटा पड़ गया, वरना कमलनाथ भी आ जाते। अब ये मामला क्या चल रहा है? मामला ये चल रहा है, देखिए, कि ये RSS मुक्त बीजेपी बनाई जा रही है। मोदी और अमित शाह मिलकर इसको RSS मुक्त बीजेपी बना रहे हैं, ताकि पार्टी के अंदर जो कंट्रोल है वो उनके द्वारा लाए गए नेताओं का होगा। वो बड़े बड़े स्टालवर्ड जिनकी RSS के यहाँ उठना बैठना है, उनको धीमे धीमे किनारे किया जाएगा। ये पूरा एक, मुझे इसकी पूरी, अगर आप सारे तार जोड़ें कि किनको राज्यसभा का टिकट दिया गया, किनको किनारे लगाया गया, किनको ज्वाइन करवाया जा रहा है, और अमित शाह क्या कह रहे हैं कि जहां कांग्रेसी दिखाई दे पकड़ के ले आओ अपनी पार्टी में। तो ये चल क्या रहा है? वो चल यही रहा है कि RSS मुक्त बीजेपी बनानी है। और अभी धीमे धीमे आप देखिए, दिल्ली की तस्वीर आपको देखिए, दिल्ली की 7 सीटें फंस रही हैं। आसान नहीं है। कर्नाटक में आपका अलायंस अभी JDS से नहीं हुआ है। 25 सीटें बीजेपी जीत कर आई, 24 में लड़ने को तैयार है, वो JDS और मांग रही है। JDS के व्यक्ति को आप राज्यसभा नहीं भेज पाए अभी तक इस चुनाव में। आपको हार माननी पड़ी वहां पे। आंध्र प्रदेश में आपका अलायंस नहीं हो पाया, वो 5 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है TDP आपको। तो दक्षिण भारत बीजेपी ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है। बिहार का भी आपने बता ही दिया जी। तो सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां फंसा हुआ मामला। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि जिसकी दिल्ली उसी की सरकार। तो दिल्ली में क्या आज बीजेपी का कोई नेता कैमरे के सामने तो बोल देंगे, क्या कैमरा बंद करके कह सकता है कि साथ की साथ तो वो जीत रहे हैं? मुश्किल है। तो जी बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं चुनाव की तस्वीर जो है बड़ी तेजी से साफ हो रही है। राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिसकी दिल्ली और उसी की दिल्ली, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव उसके हक में उसके जाता है, ये साफ साफ ये भी दिखता है। और इधर बैठक चल रही है चुनाव समिति की, बीजेपी की बैठक, और कहा जा रहा है कि लगभग 125 सीटों पर सहमति बन सकती है, उनके नाम आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ NDA और उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा। लगभग तमाम राज्यों में सीटों के बंटवारे की बात हो चुकी है। कुछ राज्यों की बातें, कुछ तस्वीरें हमारे सामने हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन बीच बीच में क्राइसिस मैनेजमेंट भी खासकर कांग्रेस को करना पड़ रहा है, और इसके साथ बीजेपी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आती हैं जिसमें उलझाने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि एक ढंग से अगर ये लड़ लिए, यानी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, पार्टियां एक साथ लड़ ली, तो फिर मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी होगी, और वो मुसीबत सामने दिखाई देती है। एक बार एक जल्दी से कमेंट प्रेम कुमार जी आपसे लेना चाहता हूं, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, यहां से क्या कुछ तस्वीर आप देखते हैं जब इंडिया गठबंधन, चलिए अब एक दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ें जहां इंडिया गठबंधन सामने है, और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी आप सभी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बात ऑलरेडी फाइनल है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में बात फाइनल है। अभी राहुल गांधी कल वापस आ रहे हैं, उसके बाद कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें इसकी घोषणा हो जाएगी। बिहार और झारखंड की बात ऑलरेडी पहले से फाइनल है, उसकी भी घोषणा होगी। तो ये अगले सप्ताह भर में हमारे सामने तमाम राज्यों के तमाम अलग अलग फिगर्स आ जाएंगे इंडिया गठबंधन के।
लेकिन बीजेपी के फिगर्स जो हैं वो अपने फिगर्स में, अभी थोड़ी देर बाद आप देखिए जो फिगर्स जो हो सकता है इस कार्यक्रम के दौरान हो या कल सुबह तक आप सबके सामने हम पेश कर दें कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आने वाली है उस लिस्ट से कितने लोगों के नाम जा रहे हैं, कट रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए यहां पर, किसको, तो इंडिया गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन की इस जो एक दूसरी जो तस्वीर है जहां से बीजेपी परेशान है, क्योंकि बीजेपी अगर परेशान नहीं होती तो फंसाने की कोशिश नहीं करती। प्रेम कुमार जी उस तस्वीर को जरा दिखाइए। जी देखिए, मुझे पूरा लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टिंग एमपीज के टिकट अधिक से अधिक काटेगी, और अधिक से अधिक काटेगी चूंकि बहुत ज्यादा गुस्सा है, और ये बताने का प्रयास करेगी कि गुस्सा सांसदों के प्रति है, गुस्सा मोदी जी के प्रति नहीं है। ये मैसेज वो निकालने की कोशिश करेगी। तो वो चूंकि ताकतवर पार्टी है इसलिए वो ऐसा कर पाती है और कर लेगी, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये है कि चूंकि बीजेपी को पता है कि कब चुनाव की घोषणा होनी है, उस हिसाब से वो उसके कदम ताल चल रहे हैं, और ये बात विपक्ष को पता नहीं रहा है, अंदाज से चल रहे हैं। लेकिन ये अब तय है कि अब ज्यादा समय नहीं है, 10 दिन के भीतर, अगले 10 दिन के भीतर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। तो ये मार्च के पहले हफ्ते में, 10 मार्च से पहले तक ये चीजें हो जाएंगी। तो इसमें अब लड़ाई ठन चुकी है, बाईपोलर कॉन्टेस्ट है, ये तो क्लियर हो गया ना। जब से इंडिया के गठबंधन के बारे में सोचा जाने लगा, बैठक होने लगी, तीसरी गठजोड़ की संभावना खत्म हो गई। अब आर पार की लड़ाई है। तो अब आर पार की लड़ाई में ये देखने को मिल रहा है कि क्यों डिले हुआ एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग में। कारण है कि उनको अपने डिफरेंसेस को थोड़ा और अधिक उनको टालने वाली नीति रही है कि हम एकदम चुनाव के वक्त में जाकर के फैसला करेंगे। ये सहूलियत होते हुए भी उन्होंने इस चीज को टाला, जबकि इंडिया गठबंधन के पास वो सहूलियत नहीं थी। इंडिया गठबंधन तो जोड़ने में लगा हुआ है कि कितनी जल्दी फाइनल करें, लेकिन जिन अपनी दिक्कतों के कारण यहां देरी हुई, लेकिन वो सहूलियत के बावजूद उनमें देरी हुई, ये फर्क है। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों आसपास खड़े हैं स्ट्रेटेजिक मामलों में। केवल बीजेपी के पास में संसाधन और सत्ता की ताकत प्लस पॉइंट है, तो विपक्ष के पास में जनता की ताकत प्लस पॉइंट है। जनता चाह रही है तभी तो बदलाव होगा, नहीं तो चाहेगी नहीं तो बदलाव नहीं होगा। और हम ये मान के चल रहे हैं, जनता दिखा रही है, बदलाव के तेवर दिखा रही है। भाई जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सभा में रात में जो भीड़ जुट रही है, ये बदलाव की ही तो आहट है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में छात्र आंदोलित रहे, बदलाव की आहट है। आप जो भी लोगों के बीच जा रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाओं में दिख रहा है कि वो बदलाव की आहट है। तो इन सब चीजों को देखते हैं हम, तो निश्चित रूप से ये लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है एक स्वरूप ले चुका है, एक प्रोग्राम के तहत भी आगे आया है, सीट शेयरिंग भी हुई है। अब है चुनाव मैदान में एक मजबूत नारे के साथ, मजबूत कार्यक्रम के साथ, मजबूत स्लोगन के साथ उतर जाएं। अब जैसे अग्निवीर का फैसला लिया गया कि वे अग्निवीर हम आएंगे तो सत्ता में हटा देंगे, वैसे ही ये कृषि कानून पर भी ले सकते हैं। एमएसपी का कह चुके हैं राहुल गांधी के हम आएंगे तो एमएसपी देंगे। तो इस तरह के बड़े बड़े फैसले हैं। ओपीएस के बारे में भी ये कहा जा चुका है कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। तो रोजगार के बारे में एक मोटा ये देना, भरोसा देना है, कुछ एक पैकेजिंग करके कि हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। हालांकि काफी हद तक हुई है, लेकिन फिर भी अभी हमें बाकी है वो देखना जो भारतीय जनता पार्टी के जिसका जवाब न दे सके। बीजेपी बोलेगी क्या कि ओपीएस देंगे, बीजेपी बोलेगी क्या एमएसपी देंगे। तो ऐसे नारों पर उनको लाना है जहां पर कि बीजेपी के पास जवाब नहीं है, बस जीत जाएगा इंडिया गठबंधन। यही तो तरीका है। आप उस स्लोगन को पिच कीजिए जिस स्लोगन का जवाब उनके पास ना हो, भरोसा दिलाइए, जनता आपके साथ खड़ी है। जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। अमलेंदु उपाध्याय जी, तस्वीरें उत्तर प्रदेश की भी थोड़ी सी दूसरी दिखाई देती हैं अमलेंदु उपाध्याय जी।
और खासकर अखिलेश यादव बहुत क्लियर इन्होंने प्रशांत टंडन जी ने बता दिया कि अखिलेश यादव को जो नोटिस गया है वो एक विटनेस के रूप में गया है सीबीआई की तरफ से, और उनको एज ए विटनेस वहां पे मौजूद रहना है, उनकी गवाही वहां होगी। लेकिन तस्वीर दूसरी ये है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ आने से जो अखिलेश की एक कमजोरी वहां सामने आई थी जब उनकी पार्टी से जयंत चौधरी बाहर हुए थे, लेकिन यहां पे एक मजबूती सामने दिखाई दी। उसके बाद से ये जो चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव, लिटमस टेस्ट की तरह था। अखिलेश यादव कह भी चुके हैं कि हमको पता चल गया कि कौन हमारे साथ है, दूध का दूध पानी का पानी आ गया। लेकिन अगर 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो यहां क्या लगता है आपको, क्या इंडिया गठबंधन यहां मजबूत फाइट करता हुआ दिखाई देता है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को साथ साथ रख के देखें तो? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को देखिए 2019 की परिस्थितियां दूसरी थी और 2019 में जो गठबंधन था वो गठबंधन एक तरीके से कहा जाए वो स्वाभाविक नहीं था। मतलब उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सपा और बसपा का जो गठबंधन था, क्योंकि सपा और बसपा के कैडर के बीच में जमीन पे जिस तरीके के अंतर्विरोध हैं उसको दोनों ही दल जो थे वो एक तरीके से कहा जाए वो पाट नहीं पाए थे, और मन के अंदर जो गांठें थी वो गांठें ठीक से खुली नहीं थी। और मुलायम सिंह यादव जो थे वो उस समय बाहयात थे और उन्होंने जो थी शुरुआत कर दी थी, मतलब घर के तरीके एक तरीके से कहा जाए कि कुछ बातें कह के कि अरे तुमने इतनी सीटें दे दी, उतनी सीटें दे दी, ऐसा होता वैसा होता, मतलब ये सब चीजें घर के अंदर की जो थी समाजवादी पार्टी की वो सब शुरू हुई थी। आज अखिलेश यादव एक तो राजीव जी समाजवादी पार्टी के एक छत्र और सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। पहली बात तो ये जो 2019 में वो परिस्थितियां नहीं थी, आज वो हैं। दूसरा ये कि जो ये गठबंधन हुआ है राजीव जी सपा और कांग्रेस का, इनके बीच में कोई जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं के बीच या इनके मतदाताओं के बीच में कोई उस तरीके की संघर्ष की स्थिति नहीं है। दूसरा, मतदाता जो है मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी मतदाता है उसके दबाव में यह गठबंधन हुआ है, तो यह गठबंधन कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे ही परेशानी जो है वो पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के राजीव जी अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल किए हैं कि आप ले आए किसी को कर ले आए, हालांकि 3 सवर्ण विधायक गए और 4 जो थे वो ओबीसी के गए, जो अभी 7 विधायकों ने पारा बदला उसमें राज्यसभा के चुनाव में। लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा कि हमने भाई पहचान कर ली, तो ठीक है, अखिलेश यादव को पहचान हो गई। अब राजीव जी जो जाने थे वो चले गए, मतलब इससे ज्यादा जाने वाली कोई स्थिति नहीं है। और अगर कोई और भी जाता है तो जाए जिसको जाना है, भाई जाने का समय अभी तो ही बचा हुआ है, ये 10-15 दिन का। जिसको जाना है तो इसी पतझड़ के मौसम में जितने पत्ते झड़ने हैं वो झड़ जाए, उसके बाद तो बसंत आना है, फिर तो नई कोपल आएंगी और नए तरीके से सब चीजें होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए राजीव है क्या कि प्रधानमंत्री खुद तो डूब गए जाके वहां समंदर में। अब प्रधानमंत्री तो चलिए ठीक है, आपने डुबकी लगा ली, डूब गए, जो भी हुआ, मतलब जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को काहे डूब रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें राजीव जी हो रही है, तो पहले की जैसे कहा गया पहले भी कि भाई आपके यहाँ जो अधिकांश सांसद हैं या आपके यहाँ जो अधिकांश नेता हैं वो सब दूसरों जगह से आए हुए हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एटीआई की रिपोर्ट आई है कि 1000 से ज्यादा जो है आपने वो दूसरे दलों से नेता आयात किया है आपने उनका, और 7 राज्यों की कमान तो आपने उनको ही दे दिए, और पूर्वोत्तर की जो कमान आपने दी है वो तो पक्के कांग्रेसी, मतलब आपने उन्हीं के हवाले किया हुआ है, हेमंत बिस्व शर्मा के हवाले किया हुआ है। त्रिपुरा में भी आपके मुख्यमंत्री वही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर राजीव जी काम कर रही है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी कितनी बची है ये है। दूसरा राजीव जी कि आपने ठीक है भाई लोगों को बना दिया, राज्यसभा भेज दिया, कहीं भी आप भेज दिया, आपका कार्यकर्ता भी तो आपसे सवाल करेगा कि ठीक है भाई हम तो जो है जमीन पर संघर्ष भी करेंगे, हम हिंदू भी बने रहेंगे, मोदी जी आजादी के लिए काम करते रहेंगे, और जिसको चाहेंगे उसको उठा करके उसकी पर्ची निकाल देंगे। तो ये पर्चियां निकालना मोदी जी के हाथ में है, कार्यकर्ता के हाथ में कोई पर्ची निकालना नहीं है। कार्यकर्ता की पर्ची कब पढ़ी जाएगी या मोदी जी की पर्ची पढ़ी जाती रहेंगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राजीव जी बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शंस हैं, और वो कंट्राडिक्शंस चुनाव आने पर और ज्यादा होंगे। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि साहब वो कई सांसदों को टिकट कटेंगे, उत्तर प्रदेश में खासतौर से कहा जा रहा है कि शायद 35 सांसदों के टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी काटेगी। ठीक है, आप काट दीजिए 35 के, तो आप तो सारे घर के बदल डालते हैं। गुजरात में आपने सारे घर के बदल डाले थे, यहाँ भी आप बदल डालेंगे, लेकिन उस बदलने का गुजरात में चलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश भी इतना मुर्दार है कि आप यहाँ के सारे बदल डालेंगे, उत्तर प्रदेश उसका जवाब नहीं देगा? भाई यहाँ तो आपका सांसद जो विधायक को जूता लेके भी पड़ता है, ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, सबने देखा है। बड़ी मीटिंग में जो सांसद जो है वो जूता लेके फिर पड़ा विधायक के ऊपर।
तो जहां ये स्थिति है जिस उत्तर प्रदेश में, तो वो उत्तर प्रदेश आपकी जो पर्चियां निकालना स्वीकार कर लेगा, तो ये उत्तर प्रदेश ना तो राजस्थान है और ना मध्य प्रदेश है राजीव जी, कि जहां पर्चियों से आपके देश चलते रहे। तो उत्तर प्रदेश बहुत अजब तरीके का राज्य है। प्रधानमंत्री चले, ठीक है, प्रधानमंत्री को स्वीकार कर लिया उत्तर प्रदेश ने कि आप बनारस आए, उस समय लगा कि ठीक है, माँ गंगा ने बुलाया था, बेटे को आ गया, लेकिन इस बेटे ने माँ गंगा के लिए क्या किया, ये सारी भी चीजें भी तो उठेंगी। तो जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल निश्चित तौर से दूसरे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो राजीव जी, और चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, उसका उत्तर प्रदेश में मनोबल काफी ज्यादा ऊंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये इसकी वानगी जो है आपको, वो जो आगरा में रैली हुई, मतलब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आपके शामिल हुए, उसमें लोगों की भाव भंगिमा देख के और उनका उत्साह देख के आप समझ सकते हैं कि जमीन पे जो है वो यहाँ किस तरीके से कार्यकर्ता अब तैयार है। और दूसरी बात राजीव जी ये है कि यहाँ तय कर लिया, मतलब जिन लोगों ने, वो चाहे समाजवादी पार्टी का, आज भी अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसने नारा दे दिया कि बीजेपी को 80 हराओ, ओपीएस पाओ, तो मतलब बीजेपी को 80 हराओ के नारे बाबा चल रहे हैं। तो अब यहाँ कोई ये नहीं है कि किसको जिताओ, मतलब इंडिया के गठबंधन में कांग्रेस का है कि वो समाजवादी पार्टी का, मतलब ये नहीं है, जो भी है वो इंडिया का प्रत्याशी, भाजपा को हराओ। तो ये भाजपा हराओ लहर जो उत्तर प्रदेश के अंदर चलेगी, उससे प्रधानमंत्री किस तरीके से निपटते हैं। गुजरात का सुना जाता है कि वहां जो नमक बनाने की है, सब काफी कुछ बंद हो रहा है, उद्योग सब कुछ उससे ठंडे बस्ते में जा रहे हैं। तो डुबकी लगाने से काम चलने वाला नहीं राजीव जी। डुबकी जो थी वो गंगा में लगाई जाती है, वो तो पवित्र समझी जाती है, लेकिन समुद्र में डुबकियां जो है वो गोताखोर लगाते हैं, वो कोई लगाते समझ नहीं आया। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, आपसे पहले प्रशांत टंडन जी कर रहे थे, जरा गर्ग साहब के पास आना चाहता हूं। और जो प्रशांत जी भी कह रहे थे कि आरएसएस मुक्त भाजपा की ओर कहीं शायद कदम बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, और 1000 से ज़्यादा आयातित कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, उसमें से 77 तो ऑलरेडी सांसद हैं आयातित, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा हैं, और ये भाजपा में दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग एक बात और भी बता रहे थे, गर्ग साहब भी बताए, प्रशांत जी भी बताए, और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी बता रहे थे कि उसी मध्य प्रदेश में जब पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो वो कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ जोड़ लो। यानी कि आप लाने के लिए दूसरे जो आरएसएस से जुड़े हुए नहीं हैं गर्ग साहब, उनको बहुत तेजी से बीजेपी में लाया जा रहा है। और इसमें भले ही वो हर तरह के, मतलब करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस लगे हों, अशोक चौहान को देख लीजिए आप, ऐसे कई लोग हैं, असम के हिमंता विश्व शर्मा को देख लीजिए, तो ये सब हैं, शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए वेस्ट बंगाल में, लेकिन उसके बाद भी हैं ये लोग। अजीत पवार को देख लीजिए, भले वो अलग पार्टी में हैं लेकिन फिर भी साथ में हैं। तो ये सबको देखा जाए तो क्या एक रिवाइवल, एक रिफॉर्म जो है इनर सर्कल ऑफ बीजेपी, वो भी यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक सवाल तो ये है। दूसरा, और इससे क्या बेनिफिट है नरेंद्र मोदी को, खासकर अमित शाह को, ये जरा आपसे समझना चाहूंगा। दूसरी चीज जो है, अब लोकसभा चुनाव की तस्वीर की तरफ भी बढ़ें तो दूसरा सवाल ये है कि क्या अभी आज की तारीख में ये भी लगता है कि जनता जो है वो भी अब बदलाव के मूड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? यानी कि जनता का मूड जो है वो बदलाव की तरफ झुका हुआ, जाता हुआ दिखाई देता है क्या? आप भी बहुत घूमते हैं गर्ग साहब, उस हिसाब से शायद इस सवाल का जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको मोदी जी को बेनिफिट का बताता हूं। हो सकता है कि जितने भाजपा शासित राज्य हैं वहां लोगों को बड़ी संख्या में जेलों से पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, तमाम गुंडों को रिहा कर दिया जाए। ये मामला अब नैतिकता का बचा ही नहीं है कि बीजेपी को आरएसएस मुक्त कर रहे हैं या आरएसएस को बीजेपी मुक्त कर रहे हैं। मोहन भागवत बहुत पहले आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब आरएसएस कहीं पिक्चर में नहीं है। आरएसएस पिक्चर में केवल यह है कि आइडियोलॉजिकली है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और वो बना रहे हैं, मतलब बीजेपी के जन्म से पहले से बना रहे हैं, और जनसंघ के जन्म के पहले से बना रहे हैं, वो नहीं बना पाएंगे। और ये जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो
बीजेपी में जो ला रहे हैं दूसरे दलों को, जो मैंने लिखा था कि वर्ण संकर कार्यकर्ता जो पैदा हो रहे हैं बीजेपी में क्रॉस ब्रीडिंग से, जी, वो किस तरह की बीजेपी को पैदा करेंगे, इसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। मोदी जी को केवल एक चिंता है सत्ता की। देखिए, उनको बीजेपी की भी चिंता नहीं है। अगर गुजरात का उनका कार्यकाल देखें तो उन्होंने संगठन की कोई चिंता नहीं की बीजेपी की, वहां आरएसएस की भी नहीं की। हमको पूरे मामले में ये देखना है कि मोदी जी क्या चाहते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी कुछ नहीं चाहती है। मोदी जी सत्ता से गए, बीजेपी खत्म हो जाएगी। और बीजेपी जिंदा रहना चाहती है। बीजेपी ये चाहती है कि जिंदा रहे। यहां दांव पर विपक्ष भी है और बीजेपी भी है इस चुनाव में। आप एक चीज समझिए, ये जो गलत मान के चला जा रहा है कि मोदी जी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, और विपक्ष को तो खत्म कर ही रहे हैं, वो जो खत्म करना चाहते हैं उसमें बीजेपी भी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। जी, चुनाव जीतने के लिए जिन लोगों को वो ले रहे हैं अलग अलग राज्यों में, वो बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं राजीव जी, और वो हमारी समझ से परे है। हम लोग या इंडिया अलायंस जो है, वो जो बात कर रहा है मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार, ये जो कर रहे हैं वो मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकानें खोल रहे हैं, उसके लाइसेंस बांट रहे हैं। और उस काम में असम के मुख्यमंत्री मदद कर रहे हैं, उस काम में और लोग मदद कर रहे हैं। मैंने एक सवाल उठाया था, वो यहां भी उठा रहा हूं, इनके डर को लेकर। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का विरोध किया, जिस तरह के भाषण दिए, जिस तरह के अवरोध की खड़े किए, क्या आपको सुनने में आया कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किए उस तरह की चीजें? क्यों नहीं किया? इसके बारे में सोचा गया क्या कि 80 सीटें हैं, इतना बड़ा स्टेट है, हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार हैं, हेमंता तो कांग्रेस से गए हुए हैं, योगी जी ने क्यों नहीं किया? आपको योगी जी का कोई एक भी बयान या वक्तव्य ऐसा ध्यान में आता है कि राहुल गांधी पर उन्होंने आक्रमण किया? नहीं। उन्होंने राहुल गांधी के मार्ग में कोई बाधाएं पहुंचाई हो, कोई पुलिस ने कुछ किया हो? नहीं किया। हमको बहुत चीजें समझना पड़ेंगी बिटवीन द लाइंस कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी क्या कर रही है। मतलब चुनौती मोदी जी के सामने भी है कि वो कई चीजों को काउंटर करना पड़ रहा है उनको। आपने बिहार का जिक्र किया था। बिहार में आपने कहा था कि वो विदेश जा रहे हैं और मोदी जी जा रहे हैं यहां। नीतीश कुमार अब वहां मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का अब ऑफिशियली रिजाइन करना बाकी है। जेडीयू अपने आप में खत्म हो चुका है। आपने सुना क्या कि जेडीयू को 17 सीटें पिछली बार दी थी, 16 वो जीते।
आपने सुना कि वो जो 16 सीटें जीते थे उनके लोगों को क्या टिकट दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे? जेडीयू के अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिए गए, विध्वंस मच जाएगा बिहार में। एलजेपी के 6 लोगों को टिकट नहीं दिए 6 सीटों पर, तो वहां बगावत हो जाएगी। ये जो चल रहा है, जनता इस समय पूरी तरह से झारखंड में, हिमाचल में 2 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी का वोट शेयर 6% कम हो गया। 68 सीटें हैं सिर्फ वहां, 5.79% नीचे हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 68 सीटों की विधानसभा में बीजेपी की 19 सीटें कम हो गई। आप मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि अगर 200 की विधानसभा हो तो ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है जी। तो हिमाचल की 4 सीटें लोकसभा की हाथ से खिसक रही है। और इस फियास्को के बाद हिमाचल में सर 95% हिंदू हैं। जी बिल्कुल। और वो मोदी जी के साथ द्वारका में डुबकी लगाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये जो इन्होंने कहा, प्रशांत जी ने भी कहा, पूरा देश इस समय तैयार है। वो ये जो जनता है जो फेंस पर बैठी हुई थी, अब कूदने को तैयार है इंडिया अलायंस की तरफ। ये झारखंड की 14 सीटें, चंडीगढ़ की 1 सीट, बिहार की 40 सीटें, हिमाचल की 4 सीटें, मैं दक्षिण की तो गिन ही नहीं रहा हूं, 150 सीटें। कोई शक नहीं है। अब मोदी जी 2014 से दिल्ली की सत्ता में हैं। उनकी नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल लगातार जीत रहे हैं। आप कल्पना तो करिए कि अरविंद केजरीवाल को ये विधानसभा में चुनौती नहीं दे पाए दिल्ली में रहते हुए। यानी मोदी हुकूमतें बदल रहे हैं, गोवा की और गुजरात की और तमाम जगह की, बस दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए। और आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट जो मिले हैं वो घोषित कर दिए उन्होंने लोकसभा के अपने। जी। गुजरात की क्या तस्वीर देखते हैं आप गर साहब? गुजरात की क्या तस्वीर देखते हैं जब इंडिया अलायंस ऑलरेडी यहां अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां गठबंधन हो गया, क्योंकि विधानसभा में लगभग 13% मत हैं आम आदमी पार्टी के पास। बहुत बड़ा फेर हुआ है। बहुत ही टेक्टफुली इन्होंने काम किया है कांग्रेस ने कि उन्होंने भरूच की सीट को आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया, जो अहमद पटेल की सीट है। और अहमद पटेल का पूरा परिवार कांग्रेस से नाराज है। अब क्यों छोड़ा वो एक अलग कहानी है, पर भरूच की सीट छोड़ दी इन्होंने और भावनगर की सीट छोड़ दी आम आदमी पार्टी के लिए। 13% वोट लिए थे इन्होंने। कांग्रेस को विधानसभा में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने। आप देख रहे हैं कि गुजरात में पूरी की पूरी हवा बदली हुई है। मोदी जी सबसे ज्यादा टाइम गुजरात में दे रहे हैं इस समय। देश की जनता को एक चीज समझ में आना चाहिए राजीव जी, कि मोदी जी के अलावा कौन प्रचार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का? कोई एक आदमी बताइए कि जो मतलब क्या नड्डा जी की मास अपील है या अमित शाह जी की मास अपील है? कोई कुछ नहीं है। उनकी गुजरात में भी अपील नहीं है, नड्डा जी की बिहार में भी नहीं है,
हिमाचल में तो हार ही चुके हैं विधानसभा, वो हिमाचल का अपने को कहते हैं, तो वहां हार चुके हैं। बिहार के हैं तो बिहार में आपने देखा क्या स्थिति है। इस समय मैंने जैसे कहा शुरू में, एक मेजर ऑफेंसिव की जरूरत है इंडिया अलायंस की तौर से। जनता तैयार है, जनता बैठी हुई है, और ये जो मुंडेर पर लोग बैठे हुए थे फेंस पर, वो कूदने को तैयार है। इंडियन एक्सप्रेस की टॉप 100 की लिस्ट आज जारी हुई है, देश के टॉप 100। देश को देखना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में 1 से 14 तक सिर्फ बीजेपी है टॉप 100 में, और राहुल गांधी को उन्होंने 17वें नंबर पर डाला है, 17। मतलब नड्डा जी भी ऊपर है, अमित शाह भी ऊपर है, ये मोस्ट पावरफुल है देश के। आप सोचिए कि चल क्या रहा है। राहुल गांधी को आप 17वें नंबर पर डाल रहे हैं, और वो लिस्ट में देखिए कि किन किन लोगों को आपने, राहुल गांधी के नीचे वो हैं केवल नेक्स्ट जो इनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। एक माहौल देश में बन रहा है, और अंग्रेजी के अखबार भी अब कूद गए उसमें। आप अगर मैं नाम लेकर कहूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर देखें, इंडियन एक्सप्रेस को देखें, सीतारमन को इंडियन एक्सप्रेस बुलाता है अपने एक्सप्रेस अड्डे पर, और वो जीडीपी की बात करती है, देश की तरक्की की बात करती है। एक्सप्रेस ने अभी राहुल गांधी को नहीं बुलाया एक्सप्रेस अड्डा पर। इंडिया अलायंस के खिलाफ सारे लोग इकट्ठे हो गए, पूरा मीडिया, पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र, और हर तरफ से उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में से निकलना है उसको। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, और इन्होंने प्रशांत जी ने भी कहा, डीके शिव कुमार को कर्नाटक से भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? जी। और दूसरा ये कि कांग्रेस एंटीसिपेट नहीं कर पाई कि 40 सीटें होते हुए भी इतना बड़ा खेल बीजेपी कर सकती है। मतलब आपकी गोवा में सरकार ये खा जाते हैं, आपकी हिमाचल में गिरा देते हैं, आपको झारखंड में धोखा दे। आप सोचिए तो सही कितने बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने शुरू में जो कहा था कि एक बड़े मेजर ऑफेंसिव की जरूरत है। देश की जनता साथ में है। कहीं सीटों के गणित में इनको 220 सीटें जो मैंने पहले दिन कहा था है ही नहीं, इनका बहुमत ही नहीं है। बीजेपी में एक बहुत बड़ा तबका प्रतीक्षा कर रहा है कि वो चीज हो जाए, 220 सीटें हो जाए और बीजेपी जिंदा हो जाएगी उसमें। बिल्कुल। तो इसलिए ये बड़ा देश की राजनीति इस समय एक डिसाइसिव मोड में है राजीव जी, और ये इसका फायदा मोदी जी लेना चाहते हैं। वो 18-20 घंटे मेहनत कर रहे हैं, सो ही नहीं रहे। आप बताइए, आपको लगता है वो सो रहे हैं? हाँ, उनके सारे ऑपरेशन सर रात में होते हैं। बिल्कुल। तो अब विपक्ष को रात भर जगना पड़ेगा।
सही कह रहे हैं आप, रात भर जगना होगा विपक्ष को और इस ऑपरेशन के ऊपर अपने ऑपरेशन को चलाना होगा, तभी कहीं ना कहीं यहाँ एक गंभीर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की ऑफेंसिव होना होगा, विपक्ष को ऑफेंसिव होना होगा। डिफेंसिव में बैटिंग करके कोई फायदा ऐसे भी नहीं होता। वो अब टेस्ट मैच का जमाना तो है नहीं, 2020 का जमाना है, खेलो। लेकिन प्रशांत टंडन जी, जल्दी जल्दी अब समेटते हैं प्रोग्राम को। क्या कुछ आप देखते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों आमने सामने, बहुत गंभीर चर्चा भी हम लोग कर भी रहे हैं। श्रवण गर्ग साहब जो बातें रख रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों को और आगे बढ़ाते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या, क्योंकि आप भी बहुत घूमते, अभी अभी आए हैं आप कर्नाटक से, और आप बता भी रहे थे कि पिछली दफ़ा 25 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन अभी इस बार आधी सीटें भी नहीं दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी के हाथ में नहीं। एक बहुत बड़ा राज्य था कर्नाटक, लेकिन उत्तर भारत में जो तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, हम लोग जो चर्चा करते हैं उसमें बिहार है, झारखंड है, और अब हम अभी बात गुजरात की भी कर रहे हैं इधर हिंदी बेल्ट में। इन सब को अगर देखा जाए तो फिर कहां आपको लगता है कि 370 वाली बातें, 400 की छोड़ दीजिए, ये सब बातें सिर्फ जुमला ही तो है, और क्या है? प्रशांत जी। गर्ग साहब ने ना बहुत रोचक बना दिया है इसको, इसका एक एपिसोड और आपको करना पड़ेगा, जो सवाल गर्ग साहब ने उठाए हैं। लेकिन मैं उनकी उत्तर प्रदेश की बात पे एक आध बात जोड़ूंगा, वो ये कि देखिए, योगी आदित्यनाथ के बयानों को अगर आप देखेंगे पिछले 6-7 महीने के, तो बड़ी तब्दीली आपको दिखाई देगी। वो तब्दीली ये दिखाई देगी कि उन्होंने बहुत घोर सांप्रदायिक बांटने वाले 80-20 टाइप के बयान देना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? उनकी समझ में ये आ गया है कि उनको अब दिल्ली की शताब्दी पकड़नी है, और उसका सीट का रिजर्वेशन 80-20 से नहीं होता। बुलडोजर पर बैठकर दिल्ली आप नहीं आ सकते। दिल्ली आने की शर्त है कि आपको कॉरपोरेट, विदेश नीति, यूनाइटेड नेशंस, अंतर्राष्ट्रीय मामले, इन सब को एक बड़ा पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए। तो ये शायद योगी साहब के एडवाइजर्स को, एडवाइजर्स ने उनको समझा दिया है। दूसरी बात ये है राजीव जी, बहुत जो मार्के की बात कही है गर्ग साहब ने, अभी उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी अपॉइंट हुए हैं, चौथे डीजीपी है जो कार्यवाहक डीजीपी है, प्रशांत जी का, प्रशांत कुमार जी 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 प्रशांत जी, प्रशांत कुमार जो है कार्यवाहक चौथे डीजीपी हैं। डीजीपी बनता है यूपीएससी पैनल से। यूपीएससी पैनल में योगी साहब के चहेते अफसर नहीं आ पाते, क्योंकि वो तो दिल्ली का मामला है। तो इस बार तो मुझे खबर है कि योगी साहब ने अपना अफसर भेजे ही नहीं यूपीएससी पैनल में, सीधे प्रशांत कुमार को प्रमोट करके उनको बना दिया कार्यवाहक डीजीपी। यानी सेंटर जो है वो उसके हाथ में पुलिस नहीं है उत्तर प्रदेश की, योगी जी के पास है। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश का डीजीपी बदल दे। प्रशांत जी का वीडियो डाउन हो रहा है अचानक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्रशांत जी। और एक बहुत वाजिब सवाल यहाँ गर्ग साहब उठा रहे थे, जिसमें कि असम के मुख्यमंत्री कितनी सारी बातें करते हैं राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ क्यों शांत बैठे? ये सवाल बार बार मैं भी कई बार इस दौरान भी कई लोगों से पूछ चुका हूं, जो आप अभी रख रहे थे गर्ग साहब। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे थे। प्रशांत जी का जब आता है, जब तक वीडियो प्रशांत जी रिकनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ज़रा आपसे भी चाहूँगा कि इसमें जोड़िए, जल्दी से हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जो कुछ चल रहा है ऑफेंसिव वे में
यहाँ खेलना तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ गतिविधियां कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन से इतर बीजेपी के अंदर भी अलग अलग खेमों में बटी हुई गतिविधियां दिखाई देती हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए जी। इसकी शुरुआत देखें, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तभी हो गई थी। बीजेपी 3 धड़ों में बड़ी तरफ आरएसएस वाले बीजेपी में थे, फिर महाराज वाले थे, शिवराज वाले थे, और अब एक चौथे बीजेपी वाले आए हैं जो दिल्ली से प्रशासित होते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य बन चुका है और फैसले होते हैं वो केंद्र में बैठी सरकार लेती है। और प्रतिदिन मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली की यात्रा करते रहते हैं, वहीं से निर्देश लेते हैं। तो इस तरह केंद्र शासित है और मध्य प्रदेश में भी जो चीजें हो रही है वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाली है। बीजेपी ये बात जानती कि भाई गुजरात में 26 में से 26 सीटें बीजेपी के पास है। अब कितना भी जोर लगा ले बीजेपी, 26 में से 27 सीटें तो होगी नहीं। तो इसलिए मोदी और शाह ने लक्ष्य दे दिया कि हर सीट 3-3 लाख वोटों से जीतनी है, जो लगभग असंभव लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी के पास करने के लिए अब कुछ है नहीं। अब कहां से सीटें लाएंगे? गुजरात से लाएंगे, राजस्थान से लाएंगे, इसलिए बीजेपी फंसी हुई है। वैसे रणनीति का एक मुख्य फार्मूला है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप आक्रामक हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी रक्षात्मक गतिविधि है, आपकी रक्षा होगी। और कांग्रेस ने ये शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश में देख लिया हमने, झारखंड में भी देख लिया कि आपने सामने वाले की तलवारों के बौछारों को, तीरों के बौछारों को बेकार कर दिया। आपने उस पर कोई विचलित नहीं हुए, प्रतिक्रिया उतनी बुरी नहीं हुई जिसकी अपेक्षा थी। अब बीजेपी खुद अपने जाल में फंसती जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब टिकट बांटेंगे तब उनमें झगड़े होंगे, दिल्ली में होंगे, पंजाब में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, लगभग सभी जगह बीजेपी के सामने इतनी मुश्किलें हैं कि वो आखिर किसे टिकट देगी। और जो शिवराज सिंह चौहान जैसे असंतुष्ट नेता हैं, वे समझ चुके हैं कि अब वो लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी, तो वे बहुत सीमित भूमिका में रहेंगे। तो एक तरह से बीजेपी की शक्ति में ह्रास होगा। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन ज्यादा संगठित लग रहा है और बीजेपी के अंदर बिखराव नजर आ रहा है। तो देखने वाली चीज होगी, अगले कुछ हफ्ते बड़े दिलचस्प होने वाले हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगले कुछ हफ्ते जो हैं वो दिलचस्प होंगे बिल्कुल। और अभी देख लीजिए, आज से कल तक में अगर पहले लिस्ट आ जाती है बीजेपी के, तो यहाँ दिलचस्पी और पहले से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ उसमें कौन सी लिस्ट आती है? प्रशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी मैं यही कह रहा था कि जो गर्ग साहब ने बात छेड़ी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ और दिल्ली का जो फासला है, वो हमको लगातार उस पर निगाह रखनी पड़ेगी। और डीजीपी का एक पोस्टिंग है जिससे कि एक संकेत मिलता है, योगी जी के बयानों से संकेत मिलता है। और मैं कह रहा था कि मुझे कुछ आशा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का डीजीपी ही बदल दे। तो एक तो ये हमको इस पे निगाह रखनी होगी कि क्या होता है, उससे हमको सुविधा होगी एनालिसिस करने की, जिस दिशा की तरफ श्रवण गर्ग जी बात रख रहे थे अपनी। और एक आखिरी सूचना के तौर पे एक बात कहूँगा, आखिरी कमेंट, ये एक बहुत लोकप्रिय पॉप सिंगर है रिहाना। रिहाना ने किसान आंदोलन के दौरान एक ट्वीट किया था और वो किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया था। CNN की एक रिपोर्ट लगा के ट्वीट किया था कि किसानों का रास्ता रोका जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने, जिस शक्तिशाली नंबर 1 नंबर 2 की बात अभी गर्ग साहब कर रहे थे, विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने रिहाना के उस ट्वीट के बाद कि ये भारत की एकता को तोड़ने की बात है। वही रिहाना अब मुकेश अंबानी की मेहमान है, उनके बेटे की शादी में वो जामनगर पहुंच चुकी हैं, वो गाएंगी और भक्त नाचेंगे। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जब कृषि प्रधान देश जो है, कृषि प्रधान देश है हमारा, हम यही बचपन से पढ़ते आए हैं, वहाँ किसान जो हैं
वो आतंकी कहलाने लगे हैं, वहाँ के किसान जो हैं खालिस्तानी कहलाने लगे हैं। तो रेहाना कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, रेहाना अगर मुकेश अंबानी के यहाँ आकर गाएंगी तो फिर यहाँ से अब आगे की तस्वीर, और भी इस पे भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं प्रकाश जी? जी प्रकाश जी। जोड़ना ये चाहता हूँ कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 100 सबसे पावरफुल लोग हैं, उनमें से टॉप 10 में जो हैं अंबानी जी और अडानी जी, उनके सम्मान में कुछ भी होगा तो गलत नहीं होगा। इसलिए अब हमारा विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी 17वें नंबर पे हैं दोस्तों, 17th नंबर पे राहुल गांधी हैं इंडियन एक्सप्रेस के टॉप 100 पर्सन ऑफ द ईयर में। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरफ इशारा श्रवण गर्ग साहब कर रहे थे, उस इशारे को समझने की कोशिश कीजिए, चुनाव का लुत्फ उठाइए, लेकिन वोट देने जाइए और आपका वोट सुरक्षित रहे, इसका इंतजाम भी आप खुद कीजिए। ईवीएम की चर्चा खूब होती है, फिर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।